हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी वर्ल्ड में। दोस्तों, पिछला वीडियो लेक्चर जो हमने आपके सामने पहुंचाया था वो राफेल डील से था और उसके ठीक पहले हमने फंडामेंटल राइट को लेकर के एक वीडियो लेक्चर आप तक पहुंचाया है और उसमें हमने फंडामेंटल राइट के दो महत्वपूर्ण अधिकारों का उल्लेख किया था। आज हम वहीं से आगे बाकी बचे हुए अधिकारों को अपने इस वीडियो लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं। अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं कि पिछले लेक्चर में जो हमने फंडामेंटल राइट का लेक्चर आप तक पहुंचाया था उसमें कौन कौन से अधिकार हमने कवर किए थे, तो आपको शायद याद होगा कि उस वीडियो लेक्चर में हमने लॉ, स्टेट की डेफिनेशन और इसके साथ राइट टू इक्वलिटी और राइट टू फ्रीडम यानी कि समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, ये हमने उस वीडियो लेक्चर में कवर कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बचे हुए बाकी अधिकारों से है, जिसमें हम शोषण के विरुद्ध अधिकार से लेकर के और संवैधानिक उपचार के जो अधिकार हैं उन तक अपने टॉपिक को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, मैंने आपके लिए एक चार्ट तैयार किया है, आप इसको एक नज़र डाल लीजिए और इसके बाद फिर हम आज के जो टॉपिक हैं उस पर बात करना शुरू करते हैं। आइए एक नज़र इस पे देख लीजिए। ओके दोस्तों, अब आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों, जो आज हमको टॉपिक कवर करना है उसमें पहला जो टॉपिक है या जो पहला हमारी हेडिंग है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। जरा इधर देखिए, हमने इस पे आपके लिए पूरा बना रखा है। शोषण के विरुद्ध अधिकार की अगर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात की जाए तो संविधान में जो इसकी स्थिति है वो अनुच्छेद 23 और 24 के बीच में प्रावधानित की गई है, यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हमारे फंडामेंटल राइट का 23 एंड 24 आर्टिकल है और इसमें 23 और 24 आर्टिकल में दो अलग अलग प्रावधानों की बात की गई है। इससे पहले कि हम इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करें, एक ये बात समझनी जरूरी है कि आखिर शोषण होता क्या है। तो ऐसे तो कोई क्लियर डेफिनेशन आपके कॉन्स्टिट्यूशन में शोषण की नहीं दी हुई है, लेकिन एक जनरल प्रोस्पेक्टिव में अगर हम शोषण को समझना चाहें तो शोषण का मतलब ये होता है कि जब किसी व्यक्ति का उसकी इच्छा, उसके सामर्थ्य, उसको बना पारिश्रमिक दिए हुए उससे काम को अनिवार्य रूप से लिया जाए, यानी काम को अनिवार्य रूप से थोपा जाए, ये तो हुआ उसका शारीरिक शोषण। इसी प्रकार इच्छा और उसके सामर्थ्य या डिजर्वेंस के विरुद्ध उसके साथ जो जो भी कृत्य किए जा रहे हैं जिससे उसके जीवन में कष्ट आ रहा है, जिससे उसके जीवन में पेन हो रहा है, वो सभी चीजें शोषण के ही अंतर्गत आती हैं। आप अगर ह्यूमन साइकोलॉजी में और सोशल स्टडीज में आप पढ़ते होंगे तो आपको मिलेगा कि शोषण के बहुत तरीके और बहुत प्रकार हैं, लेकिन अभी हमें उसकी डिटेल में नहीं जाना है। बस जनरल फिनोमिना आपको याद ये रखना है कि कोई भी कार्य जो किसी व्यक्ति की इच्छा, सामर्थ्य और उसके उचित पारिश्रमिक के बिना उससे कराया जा रहा है वो उसके लिए शोषण है, यानी कि उसकी परिस्थितियों, उसके कंडीशन, उसके ऊपर रेमोनरेशन, इन सब चीजों को इग्नोर करके जबरदस्ती काम लिया जाना, जबरदस्ती किसी चीज में इन्वॉल्व किया जाना एक तरीके का शोषण है और उसी प्रोस्पेक्टिव में हमको यहाँ अपनी चीजों को स्टडी करना है। अब आइए जरा देखते हैं कि 23 जो हमारा आर्टिकल है वो क्या कहता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो अनुच्छेद 23 है वो कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। इसका मतलब ये हुआ कि मानव का दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम से प्रतिषेध। इस आर्टिकल में मनुष्य के सभी प्रकार के जो फोर्स लेबर कराए जाते हैं उन सभी चीजों का और जो मनुष्य की खरीद फरोख्त होती है, यहां मनुष्य का मतलब हुआ मेल और फीमेल दोनों, यानी हर प्रकार से इंसानों को खरीदा और बेचा जाना और उनके ऊपर
जबरदस्ती श्रम थोपा जाना, जबरदस्ती उनसे काम लिया जाना, इसका इस अनुच्छेद के अंतर्गत पूरी तरीके से निषेध किया गया है, प्रोहिबिट किया गया है। लेकिन सिर्फ आर्टिकल में ये बात कह देने से क्या ये एग्जीक्यूट हो पाएगा? शायद नहीं। इसके लिए हमारे पार्लियामेंट द्वारा दो बहुत इंपॉर्टेंट लॉज बनाए गए हैं, उनको भी यहीं लगे हाथ देख लेना जरूरी है। दोस्तों, इस चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए कि किसी भी स्तर का शोषण ना हो, चाहे वो इंसानों को खरीदे और बेचे जाने की बात हो या उनके ऊपर फोर्स लेबर इंपोज करने की बात हो, इसके लिए पार्लियामेंट में दो लॉज बनाए गए हैं। एक अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम है, यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड लॉ है, और ये बना था 1956 में। इसके द्वारा प्रत्येक प्रकार के मनुष्य के खरीद फरोख्त को और उनके साथ अनैतिक दुर्व्यापार से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनको प्रोहिबिट किया गया है। इसके बाद एक और लॉज जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें माइलस्टोन है, वो है बंधुआ मजदूरी निवारण या और उन्मूलन अधिनियम 1976 का। ये एक ऐसा एक्ट पास किया गया पार्लियामेंट द्वारा जिससे प्रत्येक प्रकार की जबरदस्ती काम लेने की जो परंपरा और प्रथा थी वो खत्म कर दी गई, यानी बेगारी, बंधुआ मजदूरी, इन सभी चीजों का खात्मा हो गया। तो इस तरीके से अनुच्छेद 23 की ये मोटी मोटी बातें आपके पास हमने पहुंचाई। अब इसके बाद आइए देखते हैं आर्टिकल 24 क्या कहता है। तो आर्टिकल 24 में लिखा हुआ है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। इसमें इस बात पे चर्चा की गई है कि किसी भी प्रकार के कारखानों में बच्चों के नियोजन को प्रतिबंधित किया जा रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि इस आर्टिकल के अंतर्गत हम चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन, बालकों के शोषण को खत्म करने की या उसे प्रोहिबिट करने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, इसके अंतर्गत बहुत सारे एक्ट पास किए गए, चाय बागान अधिनियम है, श्रम अधिनियम है, और भी बहुत सारे अधिनियम है। लेकिन एक अधिनियम जो लेटेस्ट है और उसका जिक्र करना यहाँ आवश्यक है, वो है बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम। ये अमेंडमेंट है, 2016 में हुआ है, और इसके अंतर्गत सभी प्रकार के, पहले जो हमारा अनुच्छेद 24 के अंतर्गत जो बात कही जा रही थी, जो आर्टिकल में मेंशन है, वो है हैजार्डस इंडस्ट्री, यानी कि खतरनाक उद्योगों में बालकों के नियोजन से प्रतिषेध किया गया है। लेकिन वर्तमान में जो ये लेबर लॉ पास हुआ है बच्चों के लिए, उसमें सभी प्रकार के नियोजनों से बच्चों को बचाया गया है, यानी प्रत्येक प्रकार के किसी भी काम में उनको नहीं लिया जा सकता। यहाँ आपके जहन में एक सवाल उठ रहा होगा कि ये बच्चों का क्राइटेरिया आखिर एज का क्या है। तो आप जानते होंगे कि ये 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए है, यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सभी प्रकार के कारखानों में नियोजित करने से प्रतिबंधित किया गया है, प्रतिषेध किया गया है, प्रोहिबिट किया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 24 के बाद शोषण के विरुद्ध अधिकारों का काम खत्म हो जाता है, और अब उसके बाद एक नया अधिकार हमारे संविधान में है, वो है धर्म विषयक स्वतंत्रता का अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इस धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में करीब 5 अलग अलग पॉइंट्स हैं। स्पेशली इन पॉइंट्स को देखने के लिए हमको एक नजर पहले ये डालनी जरूरी है कि हमारे यहाँ धर्म के समुदाय कितने हैं। तो मेजर तौर पे हमारे यहाँ जो धार्मिक संप्रदाय बताए गए हैं या धर्म बताए गए हैं, उसमें 4 हैं, आप जानते हैं, उससे परिचित होंगे। हिंदू है, मुस्लिम है यानी इस्लाम है, उसके बाद क्रिश्चियन है, और फिर यानी क्रिश्चियन का मतलब ईसाई, और सिख हैं। यहाँ एक बात और गौर करना जरूरी है कि हिंदू कम्युनिटी में कौन कौन आते हैं। तो आपके इन्हीं फंडामेंटल राइट के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि हिंदू में जैन और बौद्ध शामिल हैं। तो यहाँ पे एक चीज और समझने वाली है कि इस तरीके की रिलीजियस कम्युनिटी को कितने सारे हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट में स्पेस दिया गया है, इंडिविजुअल प्रैक्टिस की क्या स्टेटस दी गई है, ये सारी बातें हम समझें। तो आइए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की हम पहले एक बार आर्टिकल लिमिट देख लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि 25 से 28 के बीच में, यानी कि 4 अलग अलग अनुच्छेदों में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का वर्णन किया गया है। पहला यानी आर्टिकल 25, वो ये कहता है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। इसका मतलब होता है धर्म के आचरण, अंतःकरण और धर्म के प्रचार करने की स्वतंत्रता।
यहाँ जो टर्म्स इस्तेमाल हुए हैं उन पे बहुत थोड़ा थोड़ा आपको एक अप्रोच समझना जरूरी है। अंतःकरण का मतलब होता है कॉन्शियंस, कॉन्शियंस का मतलब होता है कि जो आप आत्मा से चाहें, जो आपके अंदर की इच्छा हो, उसके अकॉर्डिंग आप अपना बिहेवियर, आचरण तय करें, उसके अनुसार अपने विचारों को व्यक्त करें। इसके बाद लिखा हुआ है कि धर्म के आचरण, उसको प्रचार करने की स्वतंत्रता, यानी कि जो रिलीजियस डेकोरम है, जिसके आप पार्ट बनना चाहते हैं, उसके डेकोरम को पूरा करें और उसे प्रोपेगेट करें। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या इस चीज के द्वारा, यानी कि धर्म को प्रचारित करने के द्वारा, धर्म को प्रोपोगेट करने के द्वारा किसी के धार्मिक जो स्टेटस है, यानी कि रिलीजियस स्टेटस है, उसको चेंज किया जा सकता है, या रिलीजियस कन्वर्जन हो सकता है, यानी धर्मांतरण हो सकता है? दरअसल इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ये क्लियर किया कि अनुच्छेद 25 में धर्मांतरण का अधिकार शामिल नहीं है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी दूसरे धर्म को स्वीकार करता है तो यह अनुच्छेद 25 का वायलेशन नहीं समझा जाएगा। यानी कि अपनी इच्छा से आप धर्म परिवर्तन करते हैं तो ये किसी भी तरीके का इलीगल नहीं है या आर्टिकल 25 का वायलेशन नहीं है, लेकिन किसी को फोर्सफुली रिलीजन को चेंज करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, न उसे लालच, प्रलोभन, कोई भी चीज देकर के उसके धार्मिक स्टेटस को नहीं बदला जा सकता। इसके बाद आते हैं आर्टिकल 26 पे। आर्टिकल 26 जो है वो ये कहता है कि फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। इसका मतलब होता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, और इसमें 4-5 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट तो यही है कि किसी भी प्रकार के धार्मिक स्पीच को, धार्मिक विचार को पहुंचाने की आजादी है। उसके आधार पर कहीं भी सभा सम्मेलन यानी गैदरिंग करने की आजादी है। इसके साथ ही साथ किसी तरीके का रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन बनाने की आजादी है। इसके अलावा किसी भी प्रकार का संगठन स्थापित करने, उसको मैनेज करने, उसकी ओनरशिप करने, उसकी प्रॉपर्टी को ओन करने, इन सभी चीजों का राइट आपके 26 आर्टिकल में दिया गया है। इसके बाद बात आती है आर्टिकल 27 की। इसमें लिखा हुआ है कि फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्स ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। इसका मतलब होता है कि किसी भी प्रकार के धार्मिक कर के भुगतान से स्वतंत्रता। दोस्तों अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे, बहुत दूर नहीं जाना है, बस मिडिल फेज की हिस्ट्री में जाएंगे, तो उस समय एक रिलीजियस टैक्स हुआ करता था जिसको हम जजिया कहते हैं, और जजिया मुस्लिम शासकों द्वारा नॉन मुस्लिम्स कम्युनिटी पर थोपा गया था। यहां तक कि इतिहास में औरंगजेब द्वारा ईसाइयों पर यानी अंग्रेजों तक पर जजिया थोपा गया था। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि मध्यकालीन इतिहास में ऐसे अनेक शासक हुए हैं जिन्होंने धार्मिक आधार पर कर को जनता से वसूला है। तो उस तरीके की चीजों को, चूंकि ऐसा एक नेचुरल जो लॉ है वो ये प्रोपोगेट करता है, वो ये बात बताता है कि ईश्वर में आस्था प्रत्येक व्यक्ति का निजी अधिकार है और वो उसकी नेचुरल राइट है, और उसको एक्सरसाइज करने के लिए, उसकी रिचुअल्स को फॉलो करने के लिए राज्य किसी भी प्रकार का भुगतान सुनिश्चित नहीं करे, ये किसी भी प्रकार से नैतिक नहीं है। तो उसी चीज को यहाँ इंश्योर करने के लिए आपके फंडामेंटल राइट में ये आपको अधिकार दिया गया है कि आपके ऊपर राज्य द्वारा किसी भी प्रकार का धार्मिक कर नहीं लगाया जा सकता। अब सवाल एक चीज का उठता है कि धार्मिक कर तो नहीं लगाया जा सकता है, तो क्या किसी भी प्रकार से राज्य कोई भी शुल्क नहीं वसूल कर सकता है, या कोई ऐसी व्यवस्था है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि राज्य किसी भी प्रकार से कोई भी रिलीजियस पेमेंट कलेक्ट करता है तो उसके ऊपर ये बाउंडेशन है कि वो सभी धर्मों में उसको समान रूप से खर्च करेगा। इसी के आधार पे आपने देखा होगा कि हज सब्सिडी जो है वो रेलेवेंट है, क्योंकि हज सब्सिडी मुस्लिमों को दी जाती है और हिंदू कम्युनिटी के लिए सरकार द्वारा अमरनाथ यात्रा, कुंभ मेला इत्यादि में आयोजन पर धन आवंटित होता है और उस पर काफी बड़ा खर्च होता है। तो कुल मिला जुला करके ये सर्वधर्म संभाव को सुनिश्चित करने के लिए और राज्य के एक्सप्लॉयटेशन से जनता को बचाने के लिए इस आर्टिकल को रखा गया है। इसके बाद इस सेक्शन का जो आखिरी आर्टिकल है वो आर्टिकल 28 है, और वो ये कहता है कि फ्रीडम एज टू अटेंडेंस ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब ये होता है कि कुछ शिक्षा संस्थाओं में वहां
धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। इसमें यह बताया गया है कि यदि कोई ऐसी संस्था है जो राज्य द्वारा अंशतः या पूर्णतः पोषित है, अंशतः का मतलब होता है पार्सली, पूर्णतः का मतलब होता है कंप्लीटली, तो ऐसी कोई संस्था जो राज्य द्वारा आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से पोषित है, उस शिक्षा संस्था में कोई भी रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जाएगी। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि आखिर रिलीजियस एजुकेशन क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिलीजियस एजुकेशन का तात्पर्य ये है कि ऐसी शिक्षा जिसमें किसी एक विशेष धर्म के रीति रिवाजों, उसके सिद्धांतों, उसके बिलीफ को समझाया जाता हो और उसके अनुसार वहाँ के रिचुअल्स को वहाँ पर प्रोपोगेट किया जाता हो, साथ साथ में एक ही धर्म विशेष की बातों को वहां सिखाया, पढ़ाया और अभ्यास कराया जाता हो। यानी धार्मिक शिक्षा एक तरीके से एक विशेष धर्म की शिक्षा का मामला है। अब बात हमने की थी अभी कि किसी भी शैक्षिक संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और ना ही किसी भी प्रकार की धार्मिक प्रार्थना सभा में किसी भी व्यक्ति को उपस्थित होने से बाध्य किया जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसी सभी संस्थाएं जो सरकार द्वारा पोषित हैं और उनमें शिक्षा के लिए उनकी स्थापना की गई है, तो वहां किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं होगी। अब यहाँ सवाल ये उठेगा कि फिर जो और ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जहां पर रिलीजियस एजुकेशन दी जाती है, तो आप याद रखिए कि चाहे वो मदरसा हो, चाहे वो गुरुकुल हो, चाहे ऐसे और मिशनरीज हो क्रिश्चियनिटी के, इन सब की उद्देश्य जो होता है स्टैब्लिश करने का, वो रिलीजन होता है। और ये आर्टिकल 26 के तहत आपको राइट मिला हुआ है कि आप अपनी चीज़ों को, जो आपकी रिलीजियस और इस तरीके की बिलीफ्स हैं, उनको प्रोपोगेट करने के लिए आप ऑर्गेनाइज हो सकते हैं, संगठन चला सकते हैं। तो याद रहना है कि जिन संस्थाओं की स्थापना धार्मिक कार्यों के लिए ही हुई है, धार्मिक शिक्षा के लिए हुई है, वो संस्थाएं स्वतंत्र हैं धार्मिक शिक्षा देने के लिए। लेकिन कोई शैक्षिक संस्था किसी भी प्रकार का धार्मिक शिक्षा नहीं देगी और ना ही वहां पर किसी भी प्रकार की धार्मिक या इस तरीके की कोई गोष्ठी या किसी भी तरीके का वहां पर संगठन के तौर पर कोई कार्य किया जाएगा। कुल मिलाकर के इतना याद रखना है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को प्योरली एजुकेशन को सर्व करने के लिए सुनिश्चित करना है। इतनी सारी बातों के बाद यहाँ पर 2-3 पॉइंट और बचता है जो आपको समझना होगा। पहला पॉइंट तो यही है कि क्या इन अधिकारों पर किसी भी प्रकार से रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। तो हाँ, 3 ग्राउंड्स पे उसके रिस्ट्रिक्शन है: लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। इनके आधार पर धार्मिक कार्यों के ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट इसमें यह समझने वाला है कि कितना स्पेस है और इसका सेक्युलरिटी के साथ कितना बैलेंस है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडिविजुअल प्रैक्टिस में हमारे यहाँ संविधान ने प्रत्येक व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता दी है, यहां तक कि पूरी दुनिया में इतनी लेवल की रिलीजियस फ्रीडम किसी दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिली है। अब बात आती है कि फिर सेक्युलरिटी के साथ इसका तालमेल क्या है। तो जब कोई व्यक्ति किसी भी पब्लिक अफेयर्स में होगा, पब्लिक इंस्टीट्यूशन में होगा, तो वो इंडिविजुअल फेथ, बिलीफ और वर्शिप से ऊपर उठ करके उस इंस्टीट्यूशनल वैल्यू और इंस्टीट्यूशनल प्रिंसिपल्स के हिसाब से काम करेगा। यानी उसको पब्लिक अपीयरेंस में अपने रिलीजन को उस प्रिंसिपल्स के कानून और उस प्रिंसिपल के सिद्धांतों से पीछे रखना है। लेकिन इंडिविजुअल अफेयर में उसको पूरी लिबर्टी है कि वो जिस तरीके से चाहे अपनी धार्मिक आचरण, अपने अंतःकरण को सुनिश्चित करे। आखिर बात यह है कि ऐसा करना क्यों आवश्यक था, इतनी रिलीजियस फ्रीडम देने की क्यों जरूरत थी। तो उसका कारण सिर्फ ये है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने अपने अनुभव से इस बात को समझा था कि भारत में किसी भी प्रकार की जो सबसे बड़ी सोशल टेंशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन है। तो जब रिलीजन के नाम पर, रिलीजन के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को फ्री महसूस करेगा, उसके प्रैक्टिस, उसके बिलीफ को लेकर के वो एक फ्रीडम एक्सपीरियंस करेगा, तो उसमें किसी प्रकार का विद्रोह या दुर्भावना या किसी भी प्रकार के तनाव की स्थिति नहीं आएगी। और ये उस स्टेट की, उस देश की पीस के लिए बहुत जरूरी है। अब अगला जो हमारा सेक्शन है वो 2 बचे और आर्टिकल्स हैं, 2 बचे और फंडामेंटल राइट हैं। इसके बाद हमको कल्चरल राइट और
राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, इसको देखना है। शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकारों में जो प्रावधान किए गए हैं वो बेसिकली माइनॉरिटीज को लेके किए गए हैं। अब आपके जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि माइनॉरिटीज क्या हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक केस आया था पाई फाउंडेशन वर्सेज कर्नाटक स्टेट का। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि भारत में जो माइनॉरिटी है वो बेसिकली दो तरीके की है, एक नेशनल लेवल की है, दूसरा प्रोविंशियल या प्रांतीय स्तर की है। नेशनल लेवल की माइनॉरिटीज जो है उसमें 5 समुदायों को शामिल किया गया है। ये देखिए मैंने 5 समुदाय लिख रखे हैं। मुस्लिम है, ईसाई है, सिख है, बौद्ध है और पारसी है। यहाँ जो बात मुझे बताना है वो ये है कि यूपी पीसीएस में एक बार सवाल आया था कि कौन इनमें से कौन अल्पसंख्यक वर्ग में शामिल नहीं है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं उनका ये सवाल गलत हो गया था क्योंकि उन्होंने जैन को भी शामिल कर दिया गया था। तो लेट मी वेरी क्लियर कि जैन शामिल नहीं है, बौद्ध शामिल है, ठीक है। तो राष्ट्रीय स्तर पर आपके पास 5 अल्पसंख्यक समुदाय हैं और प्रांतीय स्तर पर जिस प्रकार से प्रांत की जनसंख्या है उसमें कई सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं। जैसे अगर आप देखें तो कई राज्यों में, लगभग भारत के 7 से अधिक राज्यों में हिंदू, जो कि इस देश की सबसे बड़ी मेजॉरिटी है, लगभग 80% के आसपास उसकी आबादी है, और वो कई स्टेट्स में माइनॉरिटी का स्टेटस रखती है, यानी कि उसकी जनसंख्या वहाँ माइनॉरिटी की है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रांतीय स्तर पर इसकी अलग स्टेटस है, लेकिन नेशनल लेवल पे आपको जानना आवश्यक है। अब आइए देख लेते हैं कि इस संस्कृति और शिक्षा के अधिकार में क्या बात की गई है। तो इसमें आर्टिकल 29 के अंतर्गत कहा गया है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई भी ऐसा नागरिक समुदाय जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा, धर्म, लिपि है, तो उसे उसको सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार दिया गया है। इसके बाद बात आती है आर्टिकल 30 की, और ये थोड़ा सा अहम है। आर्टिकल 30 में ये कहा गया है कि राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या इंस्टीट्यूट्स। इसका मतलब ये हुआ कि अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और उनके प्रशासन का अधिकार दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग यदि चाहे तो वो धर्म या भाषा के आधार पर शिक्षा संस्था की स्थापना कर सकता है और उसके प्रशासन प्रबंधन का कार्य कर सकता है। इसी के आधार पे आप देखते होंगे कि कई सारे स्कूल्स, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स स्थापित किए जाते हैं। अब यहाँ एक बात समझने वाली है कि क्या राज्य किसी भी प्रकार से फिनेंशियल सपोर्ट रिलीजियस ग्राउंड पे इन लोगों को कर सकता है। तो राज्य के लिए ये बात क्लियर की गई है कि यदि वो किसी भी धार्मिक समुदाय के संगठन की स्थापना के लिए, चाहे वो शैक्षिक हो या किसी भी तरीके का कल्चरल ही क्यों ना हो, अगर वो कुछ फंड कर रहा है तो ये आवश्यक है उसको ध्यान रखना कि उसको सभी धार्मिक समुदायों को फंडिंग करनी है, यानी कि स्पेशली किसी रिलीजियस कम्युनिटी को राज्य फंडिंग नहीं करेगा। जब भी किया जाएगा राज्य द्वारा तो सभी धार्मिक समुदायों को समान रूप से किया जाएगा। तो ये रहा आपका शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। इसके बाद बात की जाती है आर्टिकल 31 की, वो संपत्ति के अनिवार्य अर्जन से रिलेटेड है। चूंकि उसका स्टेटस यहाँ खत्म कर दिया गया है और अब उसे आर्टिकल 300A के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी चर्चा यहाँ करना बेकार है, उसको हम वहीं पे देख लेंगे। और जहां तक सवाल आने की बात है वो सिर्फ इतना ही सवाल पूछा जाता है कि संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्टेटस क्या है। तो आप याद कर लीजिए कि संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है लेकिन मूल अधिकार नहीं है। उसके बाद आती है बात आर्टिकल 32 की, जिसको हम कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों, जितने सारे फंडामेंटल राइट्स आपको मिले हुए हैं, यदि उनको राज्य एग्जीक्यूट करने से मना कर दे या राज्य उन संवैधानिक या मौलिक अधिकारों का वायलेशन करने लगे, तो जाहिर सी बात है कि उन अधिकारों की ना तो कोई महत्व रह जाएगी ना कोई उपयोगिता रह जाएगी। ऐसे में कोई ऐसा आर्टिकल होना चाहिए जो ये सुनिश्चित करे कि प्रत्येक दशा में प्रत्येक व्यक्ति को ये सभी अधिकार हर हाल में मिलेंगे, यानी कि मौलिक अधिकारों को गारंटी प्रदान करने वाला
कोई ना कोई आपके आर्टिकल का प्रोविजन किया जाना चाहिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 32 का प्रोविजन किया, जिसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय को ये जिम्मेदारी दी गई है, या अधिकार दिया गया है कि वो सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करे, सुनिश्चित करे। एक बार बाबा साहब से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस बात पर सवाल किया गया था कि अगर आपके विचार में ये पूछा जाए कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसे निकाल देने से संविधान मृत हो जाएगा, तो उन्होंने अनुच्छेद 32 की तरफ इशारा किया था। यानी कहने का मतलब ये है कि अनुच्छेद 32 भारत के संविधान की हृदय व आत्मा कहा जाता है, और इसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कोट किया था। इसलिए कई बार इस पे सवाल आते रहते हैं कि किस अनुच्छेद को संविधान की हृदय व आत्मा कहा जाता है, तो आप याद कर लीजिए अनुच्छेद 32। अब आइए इसमें 2-3 चीजें जरा जल्दी से समझ लेते हैं कि कैसे ये टैकल करता है। तो इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय किसी भी नागरिक की मौलिक अधिकार की सुरक्षा की गारंटी प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। तो अब सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार से उसके मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करता है, इसके लिए उसके पास 5 प्रकार की रिटें हैं जो वो जारी करता है, और इन रिटों के माध्यम से वो प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। दोस्तों, इन रिटों को हम सुप्रीम कोर्ट के टॉपिक में पूरी तरीके से कवर करेंगे, उसकी अभी यहाँ उपयोगिता नहीं है, तो इसको वहीं पर देखेंगे। तो इस प्रकार से अभी कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी आपके पास पहुंच चुका है, पार्ट सेकेंड में कंप्लीट जो फंडामेंटल राइट का लेक्चर है वो हमने कर दिया है। अब आप इस लेक्चर को देखें, इसके बाद यहाँ से अगर कोई सवाल उठ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें सवाल करके बताएं, हम आपके सवालों को वहाँ से टैकल करेंगे, और अगर आवश्यकता हुई तो हम कुछ प्रश्नों को लेकर के आपके समक्ष आएंगे। धन्यवाद, बने रहिए हमारे चैनल के साथ।